गुड मॉर्निंग लाहौर। जी हाँ यानो, वादे के मुताबिक जनाब एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुशबाश होंगे, अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे और साथ साथ जिंदगी गुजारने के साथ एहतियात भी बहुत जरूरी है। आपको पता है कि कोरोना मुसलसल उसके बाद जारी है और हमने एहतियात जरूर करनी है। और एक और अच्छी खबर है मेरे पास आपके लिए कि हुकूमत ने मुल्क में 2 कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की फौरी इजाजत दे दी है। इनमें से एक वैक्सीन चीन की तैयार करदा है जिसके मुल्क भर में कामयाबी से ट्रायल भी हो चुके हैं, जबकि अगर दूसरी वैक्सीन की बात की जाए तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया की तैयार करदा है। ये वैक्सीन इस साल की पहली सामाही तक मुल्क में पहुंचना शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोरोना जैसे मूजी मरज के खिलाफ फतह के मजीद करीब पहुंच चुके हैं। आपने अपना ख्याल रखना है, एहतियात करना नहीं छोड़ना। याद रखिए कि हम एहतियात करेंगे तभी इस जंग से हम बच पाएंगे और इस मर्ज से बचने का मौसर तरीका और जरिया सिर्फ एहतियात ही है। और आपने मास्क भी पहनना है और हाथों को बार बार साफ भी करना नहीं भूलना। जिम्मेदार शहरी बनिए, खुद भी बचिए और अपने आसपास के जो दूसरे लोग हैं, आपके चाहने वाले हैं, उनको भी बचा के रखिए। हमारी जिंदगियां कहाँ फंस गई हैं? टेंशन और परेशानियों में हम इस तरह फंस चुके हैं कि हमें खुशियों की तलाश होती है। हम छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ रहे होते हैं। ज़हनी तनाव, टेंशन और डिप्रेशन एक तरह से हमारी रोजमर्रा मामूल का एक हिस्सा बन चुका है। जिंदगी जितनी तेज हो चुकी है, मसाइल भी उतनी तेजी से ही हमारी तरफ लपकते जा रहे हैं। कभी कभी तो लगता है कि एक मसला खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। कभी दफ्तर का मसला होता है, कभी घर का मसला निकल आता है, कभी मौशी मसाइल होते हैं और कभी बच्चों की पढ़ाई का मसला निकल आता है। ऐसा लगता है कि इंसान मुस्कुराना ही भूल गया है और वो इन मसाइल में घिरकर इन छोटी छोटी खुशियों को भी नजरअंदाज करना शुरू कर देता है जो उसके आसपास चीजें हो रही होती हैं, जिन्हें अपनाकर वो कुछ राहत महसूस कर सकता है या कुछ सुकून हासिल कर सकता है। याद रखें, आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया में हर तीसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार है, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर चौथे घर में ज़हनी मरीज मौजूद है। तो जनाब, इन मसाइल से बचना तो खुश रहना सीखिए। अगर आपने बचना है तो जो कुछ है इसमें ही खुशी से रहना सीखिए। हम कैसे टेंशन में से खुशियां तलाश करेंगे, जानते हैं। आयशा अजीज हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा अजीज, खुशामदीद टू जागो लाहौर। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आयशा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। आयशा, आज हमने बात करनी है कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। मतलब हम लोग टेंशन ही टेंशन है हमारे इर्द गिर्द। सबसे पहले मुझे बताइए, खुश रहना कितना जरूरी है एक इंसान के लिए? जहाँ तक खुश रहने का ताल्लुक है और कितना ज़रूरी है, हर इंसान के लिए खुश रहना उतना ही ज़रूरी है जिस तरह के हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जिस तरह से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, इसी तरह से खुशी की रिक्वायरमेंट भी है हमारी ज़हनी सेहत के लिए। और जहाँ तक डिप्रेशन है, आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 2020-30 में ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और इसमें रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और डिप्रेशन में और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, लेकिन खुश रहने का सबसे बड़ा फ़न ये है कि आपकी मुश्किलात जो भी हैं, आपने उन मुश्किलात में रहकर खुश रहना है। मुश्किलात कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। खुशी ये है कि आप इन मुश्किलात में से फ़ाइट करनी है, फ़ाइट बैक करना है और उनमें रहकर अपने लिए खुशियाँ ढूंढनी है। और इस सिलसिले में जो है हमारे पास वसाइल बहुत महदूद हैं क्योंकि हम तरक्की पजीर ममालिक में शामिल हैं। तो वसाइल जो है महदूद होने के बहुत से ज़रिए, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं, इसके अलावा और बहुत से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की रेशो बहुत ज़्यादा है। तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हमने ये देखना है कि हम किस हद तक अपने लिए प्रोडक्टिव हो सकते हैं। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि परेशानियां हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है और हम उससे बाहर नहीं निकल सकते और हम उसी चक्कर में ही घूमते रहेंगे, सो एंजाइटी ओवर एंजाइटी, ज़्यादा हमें परेशानी होगी, ज़्यादा डिप्रेशन होगा। सो हमने ये अहद करना है कि हमने चलें ठीक है, डिप्रेशन है, ये एंजाइटी है या परेशानियां हैं हमारी ज़िंदगी में, सो व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, हमने उससे बाहर निकलना है। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि यस, हम उसको बदल नहीं सकते लेकिन हम उससे लड़ तो सकते हैं ना। आयशा, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप मुझे ये बताइए कि हमारे आसपास का जो माहौल है या खुशबाश जो लोग हैं वो हमारे इर्द गिर्द होना कितना अहम है?
इंसान जो है ना, मैन इज अ सोशल एनिमल, और सोशल बिलोंगिंगनेस इज ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द हैप्पीनेस ऑफ द इंडिविजुअल। सो उसमें खुशबाश रहना हमारे गिर्द लोगों का कितना ज़रूरी है। उसमें यह कि जितने ज़्यादा लोग आपको सपोर्टिंग होंगे, लोग आपके इर्द गिर्द हंसी मजाक करने वाले होंगे, लोग आपके साथ अच्छे तरीके से बात करने वाले होंगे, आपको नॉर्मलाइज रखने वाले होंगे, उतना ही ज़्यादा आप मुश्किलात के साथ लड़ना अच्छे तरीके से सीखोगे। अच्छा, अगर लोग आपको डिप्रेसिंग थॉट्स देंगे, एंक्शियस थॉट्स देंगे, तो आप भी डीमोटिवेटेड हो जाओगे कि नहीं, मैं नहीं लड़ सकता, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। सो सोशल सर्कल इज एक्टिव, सोशल सर्कल इज वेरी मच नेसेसरी इन योर हेल्दी अपब्रिंगिंग। कुछ लोग होते हैं, हम लोग हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और अगर वो हमारे आसपास भी रहे, कुछ ना भी कर रहे हो, तो हमें एक एनर्जी मिल रही होती है, मोटिवेशन मिल रही होती है, लेकिन फिर भी हम अंदर से खाली होते हैं या हम खुश नहीं हो रहे होते उनके आसपास होने की वजह से भी। तो ऐसी क्या वजूहात हैं जो हम खुश नहीं रह पाते? इसमें बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। हर इंडिविजुअल की अपनी लाइफ डिफरेंट होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सोशल सर्कल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको बूस्ट करता है कि आपने डिप्रेशन, एंजाइटी के साथ कैसे लड़ना है, लेकिन आपकी इनर हैप्पीनेस, आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत मैटर करती है। आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ को कैसे ढूंढना है। आप ये देखें कि अगर आप खुश नहीं हो पा रहे तो क्या चीज़ आपको खुश करती है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, अल्लाह ताला ने आपको कितनी नेमतें दी हैं, आप उनको गिनिए। हम बाजू का ये करते हैं कि हम वो चीज़ देखते हैं जो कि हमारे पास नहीं है। लेकिन बहुत सी चीज़ें हमारे पास अल्लाह ने हमें दी हैं जो कि दूसरे लोगों के पास नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो जब हम दूसरे लोगों के साथ मुवाजना करते हैं तो वहाँ पर हम डाउन फील करते हैं। सो काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें ऐसी दी हैं जिन पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्या आयशा, आपको ऐसे लगता है जैसे अब हमारी जिंदगी बहुत तेज हो गई है, हम तेजी में हर चीज करते हैं, काम में बिजी रहते हैं, दो जॉब्स भी कर रहे होते हैं कुछ लोग, और घर में टाइम भी नहीं दे रहे होते और अपना भी नहीं वो टाइम निकाल पाते। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा एक वजह मेरे ख्याल से ये भी है कि हम जब खुद को टाइम नहीं देंगे, लोगों के साथ बैठेंगे नहीं, उनको टाइम नहीं देंगे, तो हम खुश नहीं रह सकते। बिल्कुल ठीक बात है ये कि जिससे आपने पहले कहा कि सोशल सर्कल है, लेकिन सोशल सर्कल आप देखिए कि ग्लोबल हो चुका है। हम सोशली ग्लोबली कनेक्टेड हैं, बट वी आर नॉट कनेक्टेड इंडिविजुअली, वन टू वन बेसिस पे हम इतने कनेक्टेड नहीं है। द वन थिंग इज कि हमारे लोगों में इमोशनल डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। हम एक दूसरे के साथ बैठे बट वी आर ऑन आवर सोशल मीडिया, और जिस इमोशनल डिटैचमेंट जो कि आपको हील नहीं कर पा रही, आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स को हील नहीं कर पा रही, उसकी वजह से जो हमारे दरमियान स्पेस आ रही है ना, हम ग्रो नहीं कर पा रहे। सो इस इमोशनल डिटैचमेंट को कम करने की ज़रूरत है कि हमें दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहिए। और ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारा बिजी स्केड्यूल है, बट वी हैव टू टेक टाइम फॉर आवर सेल्स टू। अपने लिए वक्त निकालें, गेट आउट इनटू द नेचर, अपने आप को डिस्कवर करें, अपने पॉजिटिव्स देखें, अपनी स्ट्रेंथ्स देखें, अपने लिए क्वालिटी टाइम निकालें। मेरे ख्याल से शायद आयशा हम अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पाते, खुद को पहचान ही नहीं पाते कि हमें किस चीज में खुशी मिलती है। हम फिर छोटी कुछ लोग होते हैं वो छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढते हैं, उनको मिल भी जाती हैं क्योंकि वो खुद को पहचान रहे होते हैं। और कुछ लोगों के सामने अगर वो पहाड़ भी सर कर ले, लेकिन वो खुश नहीं होते। हर बंदे के लिए खुशी का पैमाना डिफरेंट है। सो अगर हमने खुशी को देखना है तो खुशी ये नहीं है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत हो, खुशी ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स कर लूँ। खुशी आपकी इनर सेटिस्फेक्शन है। आपकी इनर सेटिस्फेक्शन क्या है कि आपने एक स्मॉल गोल अचीव कर लिया, दैट इज़ योर इनर सेटिस्फेक्शन। अपनी इनर सेटिस्फेक्शन को ढूंढें कि आपकी इनर सेटिस्फेक्शन क्या है। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की अचीवमेंट में खुशी छुपी हुई है। आप किसी की आप सोशली कनेक्टेड हो जाएं, दूसरे लोगों की मदद करें, सर्व फॉर ह्यूमैनिटी एज वेल। आप सोशल मीडिया यूज़ करें, आप लोगों की मदद करें, उसके थ्रू आपको बहुत अच्छा फील होगा और यू फील पॉजिटिव एनर्जी इन योर सेल्फ एंड यू फील हैप्पीनेस। आपको लगेगा कि बहुत सी अचीवमेंट्स के होने के साथ साथ जो इनर सेटिस्फेक्शन है वो मुझे नहीं मिल रही थी, उसके और भी बहुत से वे आउट्स हैं जो कि आप कर सकते हैं। आप ग्रैटिट्यूड अपना कर देखें, आप एक्सेप्टेंस अपना के देखें, आप लोगों को स्पेस दें। सबसे पहले खुद को स्पेस दें कि आप गलतियां कर सकते हैं। अगर आपके साथ जो डिफिकल्टीज हैं तो हो सकती हैं, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। लोगों को माफ करना सीखें और अपने जो कुछ है आपके पास उसके ऊपर खुश रहना सीखें और ये दूसरे लोगों को भी सिखाएं।
अगर आयशा हम बात करें अगर हमारे वालिदैन हैं या उनके वालिदैन थे, उनकी नस्ल दर नस्ल ये चलती आ रही है चीज़ें, लेकिन अगर उनसे बात की जाए ना तो वो कहते हैं कि यार हमारे भी ये मसले थे, हम भी इन चीज़ों में से गुजरे हैं, लेकिन हम जो लोग हैं, हमारी जो अब की जनरेशन है वो बहुत जल्दी ना उम्मीद हो जाती है। मसले तो वही हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो हम उसको टैकल नहीं कर पाते? मसले उनकी दफ़ा भी वही थे, वो कहते थे तुम लोग कैसे डिप्रेशन में चले गए, हम भी तो इस फेज से गुजर कर आए हैं। असल में बात ये कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे उनका कलेक्टिविज्म कल्चर था और फैमिली में दादा दादी नाना नानी ये रिश्ते रहते थे, तो वो अगर पेरेंट्स की तरफ से तवज्जो नहीं भी मिल रही थी ना तो तवज्जो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाती थी। अब पाकिस्तान जो है ना वो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर की तरफ मूव कर रहा है, तो जहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर आ जाता है ना वहाँ पे आपका सोशल बॉन्ड वीक हो जाता है। ओके। और जब सोशल बॉन्ड वीक होता है तो आपको वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाती जो कि आपको अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं से मिल रही थी। ठीक है। सो फिर आपको लगता है यू आर मोर वल्नरेबल टू डिप्रेशन, टू एंजाइटी, क्योंकि कैथारसिस नहीं हो पा रहा ना। और दूसरा ये कि हम इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि हमारी इमोशनल वेंटिलेशन नहीं हो पाती, हम कैथारसिस नहीं कर पाते क्योंकि सुबह शाम एक ही लगी बंदी रूटीन है, हमने उसी को फॉलो करना है और वीकेंड पे भी एक स्पेसिफिक टास्क होते हैं जो कि करने होते हैं। So we need to take time out of our busy routines. आपको लगता है इसकी वजह से दिमागी अमराज भी बढ़ रहे हैं? Yes, क्योंकि जितना ज्यादा हम हेक्टिक होते जाएंगे, अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे, हमारी एंजाइटी एक्यूमुलेट होती जाएगी, तो वो फिर डिफरेंट डिसऑर्डर्स की शक्ल में, डिफरेंट एंजाइटी की शक्ल में मैनिफेस्ट होती है। तो क्या मुझे बताइए, क्या खुश रहना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है? खुश रहना मुश्किल नहीं है, अपने हालात पर इत्मीनान हासिल करना मुश्किल है। खुश रहना मुश्किल नहीं है अगर हम दूसरों के साथ मवाजना छोड़ दें, जो कुछ हमारे पास है हम उससे सेटिस्फाई हो जाएं और हम ये सोचें कि यस जो हमारे पास है वो बेहतरीन है क्योंकि अल्लाह ने मुझे बेहतरीन से नवाजा है। सो मुझे लगता है कि हम खुशी तलाश कर लेंगे। और देखिए आयशा, अगर बात की जाए तो अभी भी जिस तरह कोरोना के हालात चल रहे हैं, इसमें बहुत से लोग जो है वो बेरोज़गार हुए और उनके मुआशी हालात भी थोड़े अप एंड डाउन की तरफ गए, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। लेकिन मेरे ख्याल से हर चीज़ को पॉजिटिव साइड पर लेना चाहिए। अगर आप खुद ही उस चीज़ को पॉजिटिव साइड पर लेंगे तो आप उसमें कुछ ना कोई खुशी ढूंढ ही लेंगे। काउंट योर ब्लेसिंग। यस, बिल्कुल ऐसे। जैसे कोविड की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, लेकिन हमें इस चीज़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम सेहतमंद हैं। फिजिकली वी आर नॉट डिसेबल। हम कोविड के बाद या कोविड के दौरान भी बहुत सी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं जिससे हम अपनी अर्निंग कर सकते हैं। सो हमें अगर हमारे साथ कुछ नेगेटिव्स अटैच हैं तो हमारे साथ कुछ पॉजिटिव्स भी अटैच हैं। एग्जैक्टली, वी हैव टू लुक फॉर आवर पॉजिटिव्स ऑल्सो। और मेरा ये ख्याल है कि हमें पॉजिटिव्स को ज्यादा रेट करना चाहिए, अपने पॉजिटिव्स को, और नेगेटिव्स पे कम फोकस करना चाहिए। और अब हम बहुत ज्यादा ना उम्मीद हो जाते हैं, मतलब कह भी जाता है और हमारे बड़े भी हमें ये कहते हैं कि मुश्किल वक्त के बाद ही आसान वक्त आता है। आप थोड़ा सा मुश्किल वक्त गुजार लो, आगे की पूरी जिंदगी आपकी आसान हो जाती है। लेकिन फिर भी हम ना उम्मीद रहते हैं, हम वो उस अंधेरे से बाहर ही नहीं निकल पाते। वो जो एक रोशनी की किरण अगर कोई हमें देना भी चाहता है, हम वो भी नहीं ले सकते। मतलब इतने हम ना उम्मीद हो जाते हैं। हम ना उम्मीद इसलिए होते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। नथिंग इज एंड ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सी चीजें खत्म हो जाएंगी, जिंदगी की ट्रांजिशंस में बहुत सी चीजें आती रहती हैं, चली जाती हैं। कोई भी चीज स्टेगनेंट नहीं होती। स्टेगनेंट हमारी सोच होती है कि अगर हम ये सोचें कि ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, अगर हम ये सोचेंगे कि कभी खत्म ही नहीं होगा, तो हमने अपने आप को मैसेज देना है कि क्या मुझे इसी सोच के साथ रहना है या मुझे इस सोच से बाहर निकलना है। तो आपका ये कहना है कि हम अपनी सोच या अपना लाइफस्टाइल तब्दील करके भी इन हालात से निकल सकते हैं, इनका मुकाबला कर सकते हैं। हैप्पीनेस ये नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट हो। हैप्पीनेस ये है कि आपने एडवर्सिटी में रहकर अपने आप को सेटिस्फाई करना है, फाइट बैक करना है और उस सोच से बाहर निकलना है। दिस इज योर हैप्पीनेस। तो आयशा, क्या आपको लगता है एक तो डिप्रेशन एक्चुअली है क्या, और ये क्या पैदाइशी मसला भी हो सकता है? डिप्रेशन एक आर्जा है जो कि एक स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में फॉल करता है, जिसमें मूड्स, डिप्रेस्ड मूड है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, डिफरेंट सिम्टम्स हैं उसके, जिसके लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया चाहिए आपको। ये फैमिलीज में भी रन करता है, इसके कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये इसकी जेनेटिक वल्नरेबिलिटी भी है और अगर ये इन्वायरमेंटल प्रीडिस्पोजिशंस के साथ भी कंबाइन हो जाता है
तो ज़्यादा इसके चांसेस हैं डिप्रेशन होने के। तो आप क्या मुझे ये बताइए कि कुछ लोगों में ऐसी है कि कुदरती तौर पर भी वो डिप्रेस होने में उनकी ज़्यादा कैपेसिटी होती है? हाँ, कुदरती तौर पे भी होती है, क्योंकि कुछ पर्सनालिटी फीचर्स भी ऐसे होते हैं, कुछ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, और अगेन अगर जीन्स में आपकी ये डिसऑर्डर रन कर रहा है, यू हैव ए फैमिली हिस्ट्री, so there are more chances that you have a vulnerability for developing this disorder. So उसकी वजह से भी डिसऑर्डर हो सकता है। हमारे यहाँ पे इतनी अवेयरनेस भी नहीं है मेरे ख्याल से आयशा, क्योंकि हम डिप्रेशन को एक बीमारी समझते हैं। This is the biggest problem. उसके लिए जाते भी नहीं है कि हम किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट कर ले या उनके पास चले जाएं। तो इसको बीमारी क्यों समझा जाता है? ये बीमारी नहीं है। हाँ, ये एक बीमारी इस तरह से नहीं है कि ये बीमारी इस तरह से नहीं है कि एक सोशल टैबू है। ठीक है। ये जिस्मानी बीमारियों की तरह से ज़हनी बीमारी है। ओके। और जो चीज़ जब हमारा जिस्म बीमार होता है, इसी तरह से हमारा जहन बीमार होता है, थक जाता है। और उसको भी उसी तरह से इलाज की ज़रूरत है जिस तरह से हमारे जिस्म को इलाज की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि जिस्मानी अलामात नज़र आती हैं, ज़हनी अलामात नज़र नहीं आती। सर दर्द होगा तो मुझे दवाई मिल जाएगी, लेकिन अगर मैं कहूँगी कि मेरा दिल चाह रहा है रोने को और मुझे जो है ना वो इस किस्म की फीलिंग आ रही है, तो लोग नहीं मानते, क्योंकि जो चीज़ नज़र नहीं आ रही उसको माना नहीं जाएगा। सो जब उसको माना नहीं जाएगा तो फिर हम उसको पीर फकीरों के पास लेके जाएंगे और लोग कहेंगे कि इसको क्या हो गया है, और ये तो जिन्नों भूतों का साया हो गया और ये सारी चीज़ें। ये एक मिथ हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है। इवन ये दैट इफ़ वी सीक कंसल्टेंसी फ्रॉम द डॉक्टर टू, सो हमें कहा जाता है कि पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा है, सो ये तो पागलों की डॉक्टर बन रही है, या इस तरह से। So we are stigmatizing. निकल सकते हैं हम? क्या आप हमें टिप्स देंगी कि इसमें सबसे हमें मैसिव लेवल पे अवेयरनेस कैंपेन्स की ज़रूरत है, जो कि नॉर्मलाइज करे कि डिप्रेशन इज़ ए या एंजाइटी इज़ ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, और इट इज़ जस्ट लाइक ए फिजिकल इलनेस, जिसको भी इलाज की ज़रूरत है जिस तरह से बाकी बीमारियों को इलाज की ज़रूरत है। और बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि डायग्नोज नहीं होता, क्योंकि ये फिजिकल कोमॉर्बिटीज के साथ बहुत ज़्यादा, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा, उनके साथ ये मास्क हो जाता है, पता नहीं चलता उसमें। तो उसमें ये कि आपको अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये सिम्टम्स हैं, इनमें ये कुछ होता है, और ये जिस्मानी बीमारी की तरह से है। और अगर ये हो गया तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि इंसान पागल हो गया है, या इसका इलाज नहीं है, या ये जिन्नों भूतों का साया है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। और इसकी इलाज को भी प्रमोट करना चाहिए कि इसके लिए दवाइयाँ चाहिए, मरीज मेडिसिन नहीं लेते, इसके लिए नफ्सियाती तरीके इलाज की ज़रूरत है, लोग इसकी तरफ नहीं आते। तो इसके लिए हमें मैसिव लेवल की कैंपेन समझे, इसको भी एक बीमारी ही समझे जिसका इलाज मुमकिन है। हमारे साथ आयशा अजीज मौजूद थी, साइकोलॉजिस्ट थी, और हमें बता रही थी कि हमारे माशरे में कितना जरूरी है कि हम खुश रहें। हम जिस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर उस तेजी की जिंदगी में अगर हम अपने लिए थोड़ा वक्त गुजार लेंगे या निकाल लेंगे, तो वो हमारे लिए बेहतर है, हमारे आने वाली जिंदगी के लिए बेहतर है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ आयशा अजीज, आपने हमें वक्त दिया। और भी बहुत सी बातें करनी है, बहुत से अच्छे अच्छे सेगमेंट्स हैं जो आप तक पहुंचाने हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक जनाब, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक ही होंगे। लेकिन अब हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ है सेहत के सेगमेंट का, जिसमें हमने बहुत सी इम्पोर्टेंट ऐसे आज टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। खास तौर पर मुझे भी इस बारे में नहीं पता था, लेकिन जब मैंने कल इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि हमें इसके ऊपर एक सेगमेंट करना चाहिए, इस पर टॉपिक इसको लेकर आना चाहिए ताकि आप लोगों को पता चल सके। अब आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ हों और अचानक ही जिस्म के निचले हिस्से को इंतहाई शदीद दर्द का सामना करना पड़े, तो इसकी वजह अमूमन शाइटिका का मरज होता है। ये दर्द अचानक ही किसी को भी निशाना बनाता है और लोगों को जैम करके रख देता है। सर्दियों में अमूमन ये दर्द मजीद बढ़ जाता है, इसलिए जरूरी है कि कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए ताकि आप इस मसले से बच सके। इसलिए आज हमने दावत दी है, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर माइदा को, जो हमें इस तकलीफ दे मसले से बचने की टिप्स देगी। डॉक्टर माइदा, आपको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक।
डॉक्टर माहिदा, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो है क्या, ये शाटिका की पेन आखिर है क्या? क्योंकि मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस कह लें कि मैंने सुना पहली दफा था, तो मेरी तरह और भी बहुत से लोग होंगे जिनको ये शाटिका की पेन होती होगी लेकिन उनको पता नहीं है कि ये शाटिका की पेन है, तो ये आखिर है क्या? अच्छा, हम अगर शाटिका की पेन को डिस्कस करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एक नर्व होती है जिसको हम शाटिक नर्व बोलते हैं। ठीक हो गया। कमर के आखिरी कुछ मोरे होते हैं जिनमें से वो निकलती है और हमारी टांगों में जा रही होती है। एक नाड़ का काम होता है सेंसेशंस लेके जाना, पेन को महसूस करवाना, मसल की हरकत करना। हमें पता नहीं चलता, हमारी डेली एक्टिव लिविंग के अंदर अंदर ही हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं या हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। हम कोई हैवी वेट लिफ्ट कर लेते हैं, उसके अंदर क्या होता है, हमारी कमर को एक झटका लगता है, जिस झटके के साथ हमारी जो डिस्क है वो स्लिप कर जाती है। जब भी डिस्क पीछे की साइड पर स्लिप करती है, वहां से हमारी नर्व्स निकल रही है, जो शाटिक नर्व है, ठीक है, ये सबसे बड़ी नर्व है बॉडी की और एक थंब जितनी थिक होती है। अब ये दोनों, इसकी नर्व्स दोनों टांगों में जा रही हैं। अगर डिस्क जरा राइट साइडेडली बल्ज होगी तो सीधी टांग में दर्द आनी शुरू होगी, लेफ्ट पे होगी तो लेफ्ट में शुरू हो जाएगी। अक्सर औकात डिस्क सेंट्रली बल्ज होती है तो पेशेंट कंप्लेन करता है मेरी दोनों टांगों में दर्द आ रही है। दैट इज ऑल्सो शाटिका। इसके अंदर सिम्टम्स में अगर हम देखें तो पेशेंट कंप्लेन करेगा कि इतनी शदीद दर्द है कि हम 2 मिनट खड़े नहीं रह सकते, ऐसे ही है। कमर भारी हो जाएगी, टांग में पूरे में दर्द आ रही है। अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि हमारी टांग सुन्न होना शुरू हो गई है, नमनेस आ जाती है, पाँव में चूंटियां चलना शुरू हो जाती हैं। कई लोगों की दर्द सिर्फ हिप तक महदूद रहती है, कई लोअर थाई तक जाती है और उससे नीचे पूरे फुट तक भी रेडिएट करती है। और ये बहुत बहुत सिवियर इशू है। इसके बारे में आप लोगों के पास इतना कॉन्सेप्ट और नॉलेज नहीं रहा, ठीक है। ये बिल्कुल मेडिसिन के बगैर ट्रीट हो जाती है। देखिए, मेन प्रॉब्लम है हमारी नर्व इम्पिंज होना। जब तक आप उसको खोलेंगे नहीं, दर्द नहीं जाती है। हम मेडिसिन में पेन किलर्स तो ले लेते हैं, उससे वक्ती तौर पे वी आर ऑल ओके, बट आफ्टर लॉन्ग रन में हमने जब भी हमसे कोई काम दूसरा दोबारा गलत होता है, पेन फिर एग्रवेट करना शुरू कर देती है। तो हमने अगर चीज को जड़ से खत्म करना है तो हम लोगों ने उसके लिए थेरेपीज लेनी है और हमारे सेंटर में थेरेपी के साथ हम लोग कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट भी करते हैं। मुझे बताइए कि आखिर ये लोगों को होती क्यों है? क्या सिर्फ वेट लिफ्ट करने से या कुछ और भी वजूहात हो सकती है? अब आप अगर देख रहे हो ना, आजकल यंग जनरेशन इसमें बहुत ज्यादा जा रही है। बीमारी तो ये बूढ़ों की है ज्यादातर। पहले जमाने में सिर्फ एजेड लोगों को होती थी कि एज के साथ साथ वर्टेब्राज में स्पेस कम हुई, यानी मोरों के दरमियान खला कम हुई और नाड़े दबना शुरू हो गई। मैं आम जबान में अगर आपको समझाऊं, अब क्या होता है, जो यंग लड़के हैं या लड़कियां हैं, ये जिम करते हैं। जिम में उनको आदत है बॉडी बनाने की, हल्की सी भी गलत ट्रेनिंग की, गलत एंगल पे वेट लिफ्ट किया, आपकी डिस्क स्लिप हो जाएगी। सेकेंडली, अब क्यों डिस्क स्लिप पहले भी करते थे लोग, वर्जिशें तो पहले भी थी, हार्ड काम पहले भी था। हमारी खुराक में विटामिन डी बहुत अच्छा था उस वक्त। सुबह की सूरज लेते थे, यानी जब सूरज निकलता है सुबह की फजर की अजान के साथ, 15 मिनट 20 मिनट का सूरज वो और एक मगरिब का गुरूब होता हुआ, ये दो जो सूरज का टाइम होते हैं, ये विटामिन डी देते हैं। सेकेंडली, हमारा फूड जितना हेल्दी फूड होगा विटामिन डी अब नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सारे ही इस वक्त अगर हम इस पूरी जगह पे भी सबके विटामिन डी टेस्ट कराएं तो हम 70% विटामिन डी डेफिसिट है। हार्डली हम में से कोई 2-3 लोग होंगे जिनका विटामिन डी पूरा है। तो यू नीड टू टेक विटामिन डी सप्लीमेंट्स, आइदर आपको पेन है या नहीं है, ये फ्यूचर में दोबारा पेन ना हो, इसको आपको हेल्प आउट मतलब हम वैसे ले सकते हैं विटामिन डी? बिल्कुल। अगर आपका विटामिन डी कम है, आपको अपनी ना रेगुलर बॉडी चेकअप करवाते रहना चाहिए, जिसमें यूरिक एसिड, कैल्शियम और विटामिन डी आप चेक करवाते रहे वक्तन फवक्तन। अगर आपका कैल्शियम विटामिन डी ठीक है तो आप मेजॉरिटी बॉडी पेन से बच जाते हैं। ठीक हो गया। और आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव अगर रखते हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम डेवलप होती है, आप फौरन मेडिकल हेल्थ सीख करें। लोग घर पे टोटकों पर आते हैं या फिर कहते हैं कि हम कोई मेडिसिन ले लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है कि आप ठीक नहीं हो रहे होते उससे, और मसला जो है वो मजीद एग्रवेट करता है। तो मैं हर किसी को यही रेकमेंड करती हूँ कि आप लाजमन जैसे प्रॉब्लम शुरू हो, सीख मेडिकल हेल्थ। तो माहिदा, कहा जाता है कि सर्दियों में ये जो बीमारी है या इसकी पेन है वो बहुत ज्यादा स्वेयर हो जाती है और बढ़ जाती है, ऐसा है? बिल्कुल है। देखिए, गर्मियों में क्या होता है कि जो हमारी पूरी बॉडी है उसमें ब्लड की सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है, हमारी वेसल्स डायलेटेड होती हैं। आप देखोगे पसीना आता है हम लोगों को। सर्दियों में बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए नाड़े साड़ी हमारी सुखड़ी होती हैं। एक आपकी ऑलरेडी अपर साइड पर दबी हुई है मोरे के अंदर। सेकेंडली, सर्दी आई
तो वो अल्लाह ताला के निजाम की वजह से बॉडी को गर्म रखने के लिए वेसल्स, नाड़े और सुखड़ गई, और इसीलिए सर्दियों में पेन एग्रेवेट करती है, मसल क्रैम्प बढ़ जाता है। लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे कड़िलें बहुत पड़ती हैं जी टांगों में रात को। ये सारी सर्दियों के साथ ज्यादा एम्फेसाइज होना शुरू हो जाता है। क्यों होना शुरू हो जाता है, उसकी मेन रीजन ही हमारे पास ये सारी सर्दी, नाड़े सुखड़ गई। जब तक आपकी वो मेन नर्व जो दबी है वो खुलेगी नहीं तो वो आपको पेन करेगा। तो माहिदा इसकी अलामात क्या है, ये सिम्टम्स क्या है, क्या कौन सी ऐसी दर्द हो या क्या ऐसे सिम्टम्स आए कि आपको पता चले कि ये शैटिका की पेन है? देखिए, सबसे कॉमनेस्ट पेन कंप्लेन बैक से शुरू होती है, ठीक है। अगर तो सरफ, जिसे हम कहते हैं चुक पड़ गई, अगर किसी बंदे को चुक पड़ जाती है ना, वो 4 से 5 दिन के अंदर रेस्ट और मेडिकेशन से ठीक हो जाती है। अगर 4-5 दिन आपने रेस्ट कर लिया लेकिन पेन जा नहीं रही, तो आपको फौरन मेडिकल हेल्थ की जरूरत होती है, क्योंकि ये एग्रेवेट करती है। शैटिका का प्योर साइन एंड सिम्टम जो है, कमर दर्द रेडिएट कर रही है जो हिप तक जा रही है, और हिप से कई लोगों की ज्यादा हो तो वो कहते हैं थाई में या टांग में आ रही है। ये मोस्ट कॉमन साइन है शैटिका का। सेकंड मोस्ट कॉमन साइन है कि वो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, मेरी कमर भारी होती है और एकदम से टांग जो है ना भारी होना शुरू हो जाती है, टांग सुन होना शुरू हो जाती है। दिस इज द मोस्ट सेकंड। उसके अलावा पेन की तो इंटेंसिटी नहीं है, व्हील चेयर पे भी आ जाते हैं इससे लोग, ठीक है। फिर और वो बहुत एग्रेवेट भी करता है। लेवल होते हैं डिस्क बल्जेस के, किस्म की ये दर्द बहुत है, ज्यादा, बहुत बुरी जिसको होती है। हमने तो डेली देखते हैं क्लिनिक में पेशेंट, 90 पेशेंट्स अ डे हम देख रहे हैं क्लिनिक में, और सारे इसी तरह के मसले के साथ हैं। 80% पेशेंट्स आर दोज हु सफर विद शैटिका, ठीक है। तो प्रिकॉशंस अगर आप मुझे कहें कि क्या करनी चाहिए, तो आई विल से प्लीज हैवी वेट लिफ्ट नहीं करें गलत एंगल में, खास तौर पे हाउसवाइफ्स, ठीक है, क्योंकि उनका काम होता है वो घर में जी सोफा खींच लिया झाड़ू के लिए, ये ऊपर नीचे सीढ़ियां भी चढ़ ली, ये आपकी पेन्स को एग्रेवेट करेगा। तो आप जितना मैक्सिमम कोशिश कर सकती हैं वेट लिफ्ट नहीं। तो माहिदा, इनकी ड्यूरेशन कितनी हो सकती है? अगर हमें हुई है पेन तो कितनी देर चलेगी? आधा घंटा, घंटा, या ज्यादा दिन भी चल सकती है? ये बहुत दिन चलती है। अच्छा। इफ इट गोज अनट्रीटेड, ये महीनों तंग करती है, साल भी तंग करती है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि नर्व इम्पिंजमेंट तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप नर्व को निकाल नहीं देते, और नर्व तब तक नहीं निकलती है जब तक आप कोई थेरेपी या उसके लिए मेडिकल हेल्थ सीख नहीं करते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि आपको थेरेपी लेनी ही लेनी है उसके लिए। सेकेंडली हम आ जाते हैं कि कितना ड्यूरेशन पेन स्टे कर सकती है। अगर आप रेस्ट अच्छा कर रहे हो, प्रिकॉशंस कर रहे हो और आप थेरेपी लेते हो, तो ये 15-20 डेज के प्रोसीजर के अंदर ठीक हो जाती है। बट अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो ये जितना मर्जी प्रोलॉन्ग कर लो ये चल जाएगी। और अगर आप मेडिसिन का भी इफेक्ट होता है, हम फर्स्टली मेडिसिन और रेस्ट पे अगर पेशेंट है तो कई केसेस उससे हल हो जाते हैं, बट मेजॉरिटी नहीं होते। तो क्या डॉक्टर माहिदा ये दोनों में हो सकती है, मर्द और खवातीन में, या सिर्फ खवातीन में? नहीं, दोनों में मोस्ट कॉमन है। मेल्स में भी फीमेल्स में भी उतनी कॉमन है, खासतौर पे वो मेल्स जिनकी ऑक्यूपेशन इस तरह की है, जिनमें उन्होंने वजन कोई उठाने वाला काम करना है या सारा दिन खड़े रहना है या फील्ड वर्क करना है, वो बहुत कॉमनली इसका शिकार हैं। और यंग मेल्स जो जिम बहुत ज्यादा कर रहे हैं वो बहुत इसमें आजकल ज्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेनर्स हमारे माशाल्लाह अच्छे हैं, लेकिन कई जगहों पे जिम्स में ट्रेनर्स आपको नहीं मिलते उनको। और बच्चों को होता है कि हम जितना मर्जी वेट उठा लें, हम जल्दी बॉडी बना लेंगे। तो वो उस चक्कर में, जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में क्या करते हैं कि ज्यादा वेट अपनी कैपेसिटी से ज्यादा उठा लेते हैं, जिससे उनकी बैक इफेक्ट होती है। तो ये जो डेड लिफ्ट्स वगैरह लगाते हैं, मैं हर किसी को मना करती हूँ कि आप अगर आप एक दफा इससे इफेक्ट हो गए तो ये सारी जिंदगी का रोग लग जाता है, ये मैं आपको कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आपने मुझसे क्वेश्चन किया है कि क्या ये हमेशा के लिए खत्म हो जाती है कि नहीं। अगर तो माइन्यूटर लेवल पर है तो ये हमेशा खत्म हो जाती है विद फ्यू प्रिकॉशंस, वो आपको सारी जिंदगी करने पड़ेंगे। यू कैन नेवर बी द वे यू वर, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप इवन अगर कोई कहता है हम ऑपरेट भी करा लें तो भी प्रॉब्लम रियकर करता ही करता है अगर आप एहतियात नहीं करते। सेकेंडली, आप अपनी कोर को स्ट्रेंथन अप रखें, एक्सरसाइजेस करें, तंग नहीं करेगा। बट अगर किसी का मसला बहुत ज्यादा एग्रेवेटेड है, हो सकता है विद थेरेपी या एनीथिंग दे डू 5-10 साल में पेन रियकर करे। आप समझ लें बॉडी को हमने रिपेयर कर देते हैं, लेकिन वो रिपेयर वाली चीज कभी भी आप ये नहीं सोच सकते कि हमने 20 साल जिंदगी के बिल्कुल सही गुजारे हैं तो अगले 20 में भी हम वही वजन उठाएं तो हम कर लें। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ अपने पेशेंट्स को कि हम जब छोटे होते थे ना,
तो बचपन में क्या होता था कि हम धूप में खेलते थे, हमें कुछ नहीं होता था। इस अब के टाइम में हमें 5 मिनट खड़ा करें, हम नहीं हो सकते, हम नहीं हो सकते। exactly. बॉडी और एज के साथ आपकी वो कैपेसिटी नहीं रहती। तो पेशेंट्स को ये चीज समझनी है कि हम पेन हमारी मैनेज हो रही है, अब हमें जिंदगी में प्रिकॉशन करना है। वेट अगर नहीं उठाना तो नहीं उठाना। तो क्या मायदा वेट हमारे जिस्मानी वेट पे भी ज्यादा होता है? मैं इसके ऊपर नहीं इतना करती कि आपका बॉडी वेट अफेक्ट करता है। बहुत स्मार्ट लोग मेरे पास आते हैं जो स्टैटिक पेन के साथ है, अंडर वेट होते हैं। अच्छा। कई बहुत हेल्दी लोग भी आते हैं। नर्व इम्पिंच किसी की भी हो सकती है, ये वेट रिलेटेड इशू नहीं है कि मोटा है तो ही होगा या पतला है तो इसे नहीं होगा। ये बीमारी, ये मोटा पतला कुछ नहीं देखती है। जो आपको ये मसला आना है वो आना ही आना है। तो ये क्या किस तरह ठीक हो सकती है? इसके इलाज क्या है? क्या थेरेपी करवाएं, दवा खाएं? मैंने कुछ मतलब सुना है, मेरे जानने वाली एक लड़की थी, उसको स्वेयर, मैंने जब देखा उसको, मुझे नहीं पता था ये शैटिका की पेन है। उसका पूरा पोस्चर जो था ना वो टेढ़ा हो गया और मैं देखकर हैरान हूँ कि ये क्या है। मैं और उसने बाद में मुझे बताया कि ये शैटिका की पेन है और इतनी स्वेयर होती है कि मैं जहाँ पर खड़ी होती हूँ मैं वहाँ पर लेट जाती हूँ। बिल्कुल ये इतनी स्वेयर होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। शैटिका की पेन वाकई इतनी स्वेयर होती है कि जो बंदा यहाँ बैठा है वो बैठ नहीं सकता, वो कहेगा मैं लेट जाऊँ। ठीक है, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं आते ही बेड पे शिफ्ट होंगे या व्हील चेयर पे भी बैठना उन लोगों के लिए मुश्किल होता है क्योंकि पेन इतनी सिवियरली एग्रेवेटेड होती है। तो इसको जहां तक बात है ठीक करना कंडीशन वाइज वेरी करता है। हर पेशेंट को देख के उसका प्लान बनता है। कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका बिल्कुल स्टार्ट होता है, उन्हें बिल्कुल दवाई की जरूरत नहीं होती, विदाउट मेडिकेशन वो बिल्कुल ठीक होते हैं। कई ऐसे होते हैं जिनको विद थेरेपी हमें साथ थोड़ी सी मेडिकेशन देनी होती है क्योंकि जब तक आप मेडिसिन नहीं देंगे वो थेरेपी अलाउ ही नहीं करेगा। वो बंदा जो हाथ नहीं लगाने दे रहा, आप उसकी थेरेपी कैसे करेंगे? तो मेडिकेशन और रेस्ट के साथ फिर आप उसको थेरेपी देते हैं। फिर इसमें एक लास्ट लेवल आ जाता है, अगर आपकी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इकट्ठे हो जाएं, यानी कई लोगों का यूरिन पे से प्रेशर खत्म हो जाता है, उनको बैग्स लग जाते हैं, वो कंडीशन फिर थेरेपी से ऊपर होते हैं, फिर उनको हम सर्जिकल रेफरेंस पे भेजते हैं। लोग डरते हैं सर्जरी कराएंगे तो जी और मसला ना बन जाए, लेकिन मैं जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं घर में हैं, अगर किसी के भी मेल या फीमेल को घर में ये प्रॉब्लम डेवलप होना शुरू हो गया है कि उनका यूरिन पे से प्रेशर खत्म हो गया है, वो लाजमन सर्जरी सीख करें क्योंकि अगर बढ़ता गया फिर दोबारा रिवर्ट नहीं किया जा सकता। नहीं तो अगर सर्जरी होगी तो हमारे देखने वालों को बताएं कि ऑब्वियसली हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि सर्जरी होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो क्या नर्व को निकाल लिया जाएगा या क्या होगा? एक जो हेल्दी इंडिविजुअल है ना, यंग पेशेंट, ठीक है, वो सर्जरी मत कराएं, ये मैं लाइवली बोल रही हूँ कि नहीं करानी चाहिए। उनके पास बहुत चांस होता है कि वो बिना सर्जरी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ठीक है। जो बहुत एजिड पेशेंट्स हों वो भी ठीक हो जाते हैं, एक्सेप्ट वो पेशेंट्स जिनकी इस तरह यूरिन ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाए, उनको फिर सर्जरी की जरूरत होती है। सर्जरी करके वो कोई नाड़ नहीं निकालते, वो जो डिस्क बाहर निकली हुई है जो नर्व को दबा रही है उसको कट कर देते हैं। अच्छा। ठीक है, तो उससे ये होता है आपकी नर्व ओपन हो जाती है, तो जो यूरिन पे भी इवन प्रेशर आ रहा होता है वो खत्म होता है, तो आप नॉर्मल लाइफ में आते हो। पोस्ट थेरेपी भी आपको, मतलब सर्जरी आपको थेरेपी की जरूरत है। अगर आप सर्जरी करवाने के बाद थेरेपी नहीं कराते बिलफर्स, पेन वापस आ जाएगी। मेरे पास ऐसे लोग भी आए हैं, सर्जरी कराई है, नेक्स्ट मंथ पेन दोबारा हो गई। क्यों? प्रिकॉशंस फॉलो नहीं किए, उन्होंने, डॉक्टर ने उनको बताया नहीं कि आपने आगे थेरेपी भी करानी है। ठीक है। बाहर के मुल्कों में ज्यादा सक्सेस रेट क्यों है मैं आपको बताती हूँ। वहाँ सर्जरी से पहले थेरेपी कराते हैं, अगर कोई पेशेंट इंप्रूव नहीं हुआ उसको सर्जरी के लिए भेजते हैं। सर्जरी के बाद वो फिर थेरेपी कराते हैं ताकि जो अब प्रॉब्लम आया है अब ये 100% रिकवर करे और ये दोबारा उसको ये प्रॉब्लम ना डेवलप हो। तो अगर आप उस पैटर्न पे चलें, पाकिस्तान में अगर उस पैटर्न पे चला जाए तो 100% हमें रिकवरी मिलेगी। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें रिकवरी नहीं मिलती। एक जमाना था मायदा, कुछ लोग कहते हैं कि हमें थेरेपी कराने से भी फायदा नहीं होता। हम लोगों ने 1 हफ्ते 2 हफ्ते थेरेपी करा भी ली लेकिन फायदा नहीं हुआ। फायदा इसलिए नहीं होता, देखो 2-3 चीजें, शिफा में जाने अल्लाह ताला की जात है, हम ये डिबेट करते हैं। मैं नहीं मानती कि कोई भी डॉक्टर ऐसा है जो जान के नहीं चाहता उसका पेशेंट ठीक हो। ठीक है, हर बीमारी को टाइम लगता है, एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए ठीक होने के लिए। आप मेडिसिन के बगैर ट्रीटमेंट करवा रहे हो ना अगर, तो 1 हफ्ता कम होता है अक्सर इस तरह के पेशेंट के लिए जो आपके पास दर्द से कराता हुआ आता है। कम दर्द वाला पेशेंट आएगा ना, उसको आप 1 हफ्ता के, आप 2 दिन में भी, मैंने 2 दिन में भी शैटिका का पेशेंट ठीक किया है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत सिवियरिटी के साथ आ जाए तो उसको टाइम लगेगा क्योंकि उसकी
नर्व एक ओवरनाइट नहीं खुलनी, बिल्कुल टाइम लगेगा, टाइम लगता है, हर चीज में टाइम टेकिंग है। मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप थेरेपी कहीं पे भी सीख कर रहे हैं और आपको लगता है कि अच्छी थेरेपी मिल रही है वहाँ, एटलीस्ट 3 वीक्स आपको देने चाहिए अगर आप सवेयर पेन में। माइदा जाते जाते क्या हमारे नाजरीन को टिप्स देंगे कि अगर वो घर में है तो उनको क्या एहतियात करनी चाहिए इससे बचने के लिए? मैं थोड़ी सी एहतियातें हमारी एक हैं जो यूजुअली हम सबको कहते हैं। एक तो वजन नहीं उठाना, कोशिश करें वजन को धक्का नहीं लगाएं, ठीक हो गया। कोर स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज जो सिर्फ कमर की एक्सरसाइजेज होती हैं कुछ मखसूस, वो आपको नेट पे मिल जाएंगी, वो आप लाजमन किया करें, उससे आपकी कोर की जो स्ट्रेंथनिंग होगी वो आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है। ठीक है। उसके साथ साथ आपने अपने विटामिन डी और कैल्शियम के लेवल्स पूरे रखने हैं, वो बहुत मेन इंपॉर्टेंट। अपनी डाइट को मेंटेन करना है और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो फौरन आप एक वो सीख करें मेडिकल हेल्प। ठीक है जी। डॉक्टर माइदा हमारे साथ मौजूद थी, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और हमें बता रही थी कि हम किस तरह इस शैटिका पेन से बच सकते हैं और एक्चुअली ये शैटिका पेन है क्या। तो आप लोगों ने भी सुना होगा और आपको पता चला होगा कि आखिर ये दर्द है क्या और ये कितनी सवेर हो सकती है। इसके लिए सिर्फ आप घर में एहतियात करें जो डॉक्टर माइदा ने हमें बताया है। डॉक्टर माइदा, आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अब हमारे पास आई और आपने हमें वक्त दिया। आप और भी बहुत कुछ आपको बताना है, खास तौर पर एक ऐसा लैंप आपको दिखाना है जो कोरोना वायरस में भी मुस्बत अंदाज में आपकी देखभाल कर सकता है। तो जनाब वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, खुश आमदीद टू जागो लाहौर। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब हमने आगे बढ़ना है और अभी जो बात करनी है, जिस हवाले से बात करनी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो रोशनी किसको पसंद नहीं होती, और अगर यही रोशनी रंग बिरंगी खूबसूरत और स्टाइलिश कैंडल से फैल रही हो तो क्या ही बात है। जी जनाब, कैंडल मेकिंग एक बाकायदा कारोबार भी बन चुका है जिसकी भरपूर मांग भी जारी है। अगर आपने घर सजाना है, रोशनियां फैलानी है या किसी को तोहफा देना है तो इन खूबसूरत कैंडल्स का कोई नेमुल बदल नहीं है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है टैलेंटेड माँ और बेटी हैं जो कैंडल मेकिंग के शोबे से वाबस्ता हैं और ऑनलाइन कारोबार भी करती हैं और एक दूसरे की बिजनेस पार्टनर भी हैं। तो जी जनाब, मैं आप दोनों को वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। हमारे साथ हानिया शारिक मौजूद हैं और हफ्सा शारिक मौजूद हैं। कैसी हैं आप दोनों? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। आपने हमें इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। हानिया, आप कैसी हैं? आई एम गुड, थैंक यू। आज हमने बात करनी है, आप कैंडल मेकिंग करती हैं और किस तरह आप इस साइड पर गई हैं और कितना टाइम हो गया आपको, पहले तो ये बताइए। देखिए, मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं उसको टच कर लेती हूँ। मैं बहुत अरसा अमेरिका में रही और मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड जो थी वो अमेरिका से थी। तो जो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वो क्रिसमस के करीब थैंक्सगिविंग के वक्त वो कैंडल्स बनाती थी और स्टार्ट में वो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को वो गिफ्ट करती थी थैंक्सगिविंग पे और क्रिसमस पे। फिर उन्होंने फार्मर्स मार्केट में शुरू किया। तो वो ऑर्डर्स जैसे उनके बढ़ते गए तो शी नीडेड अ हेल्प, और वो अकेली, शी वाज लाइक 65 प्लस थी और अरोमा थेरेपी में बहुत ज्यादा वो बिलीव करती थी। तो मैं उनसे सीखा ये काम। सो वो शी वाज इनटू लाइक क्या चीज किसके साथ जाती है, कौन सा सेंट किस सेंट के साथ जाता है इसके अंदर, कौन सी अर्ब, वो अर्ब बहुत यूज करती थी। बहुत ज्यादा अर्ब यूज करती थी और उनको जैसे लेवेंडर बहुत रिलैक्सिंग, आपके स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा होता है। सो आई मीन इस तरह की चीजें मैंने उनसे कैंडल पोरिंग सीखी। एक पूरा एक इट्स प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस इसको भी बनाने का। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स नॉट लाइक कि आपने मोम को पिघलाया और कंटेनर में डाल दिया। आपको एक मखसूस टेम्परेचर रखना होता है, उसके बाद आपको जो सेंट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी देखनी होती है, किस टेम्परेचर में मिक्स करना होता है। सो इट्स काफी लेंथी जब हफ्जा आप वहां से सीखकर जब यहाँ पर आई, पाकिस्तान आई, तो कैसा रिस्पांस मिला, लोगों ने एक्सेप्ट किया? मैं आई केम बैक इन 2002 में वापस आई। 2002 से फिर मेरी शादी हो गई, बेटी फौरन पैदा हो गई। उसके बाद मैंने 2007 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया केक्स का। और अभी रिसेंटली, बिकॉज हम लोग जब भी अब्रॉड जाते थे तो आई एम इनटू कैंडल्स, मुझे कैंडल्स रिलैक्स बात करती हैं।
मुझे घर आप जैसे एंटर हो तो उसकी खुशबू क्या है, बिल्कुल घर की, आपका फौरन मूड बदल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप ये देखें, आप जैसे रोशनियों की बात करती हैं, अंधेरे के अंदर आप चाहे माँ हैं या आप वर्किंग वुमन हैं, आपको एक मी टाइम, एक अपने लिए वक्त चाहिए होता है। बिल्कुल तो ऐसा ही है। अगर आप सिर्फ आधा घंटा एक कप ऑफ कॉफी या चाय के साथ बत्तियां बुझा के, कैंडल लाइट जला के कैंडल लाइट कॉफी कर लें, जैसे कैंडल लाइट डिनर होता है, तो वो आपके लिए सो इट अनवाइंड यू, आपकी सारी दिन की स्ट्रेस, बच्चों के पीछे भागना और महंगाई के एग्जैक्टली वो बहुत ज्यादा महंगाई होगी। मैं हानिया से बात करना चाहूंगी। हानिया, पहले ये बताओ, इंटरेस्ट अपना था या मामा को देखकर आया? अपना भी था और इनको देख के भी आया था। सारी जिंदगी हमारे घर में बहुत सी कैंडल्स थी और जब भी हम, जैसे she just told you, whenever we went abroad we would get a lot of candles. So at one point every night I was burning a candle in my room for like hours at a time, and I realized just how much of an effect it had on my mood. And then, you know, when I was a very young child, my nanny used to have a lot of perfumes on her dressing table, तो मैं जा के हर एक को सूंघ के आती थी और मैं बहुत खुश होती थी। So we had this, we thought it was a crazy idea. मतलब जहाँ पर कैंडल पड़ी है वहाँ पे हानिया ने पहुँच जाना है। हाँ, बिल्कुल। तो मैं तो इसको कभी-कभी छेड़ती हुई, तुम्हारा कमरा नहीं कब्रिस्तान लगता है, अंधेरा, completely अंधेरा, और फिर 2-3 मोमबत्तियाँ जली गई और फ्रेगनेंस है और सब कुछ है, और ये लैपटॉप पे बैठ के अपना होमवर्क कर रही है और हम लोग सारे रात के जागने वाले हैं। तो जनाब, ये आप हमारे साइट पर भी देख सकते हैं कि खूबसूरत सी कैंडल्स जो है ये हमारे साथ लेकर आएंगे। ये देख सकते हैं आप कि कितनी खूबसूरत है। ये गिव अवेज, हाँ, गिव अवेज आप कर सकते हैं। आजकल रिवाज भी है कि आप गिव अवेज कर सकते हैं, आप कैंडल्स गिव अवे करें। ये देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत सी कैंडल है जो इन्होंने बनाई है, और ऊपर ये स्पार्कल्स स्प्रिंकल्स भी हैं, ये भी उन्होंने बनाए हैं। उसके बाद और भी मैं आपको दिखाती हूँ। जो दिया कैंडल्स है ये बहुत ज्यादा जाती हैं फॉर ब्राइडल शावर के अंदर, निकाह फेवर्स के अंदर बहुत ज्यादा जाती हैं, और ये आजकल मेहंदी के थालों के लिए बहुत ये भी आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत सी कैंडल है, उसके ऊपर फूलों की, गुलाब के फूल की पत्तियां हैं उन्होंने लगाई हुई हैं, और अंदर सेंटेड भी है। मतलब खूबसूरत स्मेल आ रही है हमारे इस वक्त पूरे स्टूडियो में। बड़ी मजे की फ्रेग्रेंस यहाँ पर महक उठी है। It's what my room smells like. हाँ, एग्जैक्टली। तो आप ये बता रही थी इनके हवाले से हफ्सा, ये जो दियों वाली है जी, दिए आजकल इसके ज्यादा, क्योंकि हम पहले देखते थे कि खाली दिए चलते हैं। हाँ जी। और पहले जमाने में शादियों पे, तो अब जो है ये कैंडल्स भी बन रही हैं। अब ये कैंडल्स बन रही हैं और इसका बहुत तेजी से इसका लोग ऑर्डर कर रहे हैं, डिमांड है। अभी एक कपड़ों की कंपनी है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो उन्होंने मुझसे दियाज बनवाए गिव अवे अपने कस्टमर्स को देने के लिए। और सबसे पहले जो मेरे पास आया वो निकाह के ऊपर उन्होंने रखना था गिव अवे के लिए। उसके बाद बहुत से लोग ब्राइडल शावर के अंदर रख रहे हैं। मैंने फ्लोटिंग वॉलनट कैंडल्स बनाई थी, तो वो ब्राइडल शावर के अंदर हम वॉलनट को टाई करके, ठीक है, और फिर हम उसके, क्योंकि वो कैंडल शेप होते थे, उसको हम वो गिव अवेज में दे रहे थे। तो ये डिफरेंट आइडियाज आते कैसे हैं आपको? ये मुझे आधी रात को सोते वक्त अच्छा, yes, and since I'm awake she comes to my room and she's like, माने पता क्या है, मुझे ये बहुत अच्छा आइडिया है, हम ये करते हैं, ये देखो मैंने Pinterest पे ये देखा है, हम ये बनाते हैं। And I'm like, okay, listen, you have to relax first, think about अगर ये feasible है या नहीं है, and then हम 2-3 घंटे बैठकर डिस्कस करते हैं, argue करते हैं, हम लड़ते हैं। अच्छा, लाइक हमारा जितना प्रोसेस होता है हम लोगों का लड़ाई का होता है, मतलब पार्टनर्स हैं तो फिर लड़ना भी है, इस तरह है। हमारा इक्वल, ऐसा नहीं है कि अच्छा माँ आप कर लें, नहीं। I'm not the Ammi Jan type. I'm like, listen, you can't do this because it's stupid. You have to listen. और दूसरी बात ये कि इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मेरी कैंडल्स के अंदर। क्या करती है ये? सबसे पहले ये मेरी टेस्टर है। मेरी जो कैंडल बनती है अगर ये प्रूफ नहीं करती, बिकॉज जब आप कैंडल्स बना रहे होते हैं तो आपकी सेंस ऑफ स्मेल खत्म हो जाती है सूंघ के, एंड इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। मैं 3-4 घंटे बना के टोटली एग्जॉस्ट होती हूँ। तो ये उसके बाद टेस्ट करती है, और अगर ये प्रूफ कर दे तो वो हम लॉन्च करते हैं।
और उसके बाद जो हमारी फोटोशूट होता है उसको भी ये प्रूफ करती है। मतलब कि हानिया का काफी लेंथी जो है प्रोसेस है और सारा ड्यूटी जो है बॉस ये है मेरी। ओके, आई डोंट एक्चुअली, मैं खुद कैंडल्स बनाती नहीं हूँ, लेकिन मेरा रोल ज्यादा टेक्निकल है, तो जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट है और कस्टमर सर्विस वो मैं करती हूँ। जैसे इंस्टाग्राम हमारा मेन प्लेटफॉर्म है, उधर इंक्वायरीज आ रही हैं तो मैंने उनका जवाब दे दिया। हानिया आप क्या अभी सिर्फ ऑनलाइन है या कोई शॉप भी है, फिजिकल शॉप? अभी ऑनलाइन ही है, लेकिन we're both very ambitious, so we're hoping for a pop-up shop in Packages Mall inshallah someday. And then me and her, we both have a huge thing for cafes. So when we traveled abroad, we used to see all these adorable little cafes that would have candle displays, and they would, whenever you would buy like a brownie or a pastry, you would get a candle with it too. तो हमने कुछ ऐसा ही करना था, तो we were thinking about यानी हम अपने दोनों बिजनेस को कंबाइन करना चाहते हैं कि एक कैफे हो जिसके अंदर यू जस्ट एंटर और जिसके अंदर आप चाहे केक परचेज कर लें या कैंडल्स मुख्तलिफ डिस्प्ले में, और दोनों चीजों को हम एक अंडर वन रूफ लेके आना चाहते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है और देखने में भी मुझे बड़ी खूबसूरत सी लग रही है और उनकी खुशबू तो फिर आपको पता ही है। तो मुझे बताइए हफ्सा कि कितना टाइम लगता है एक कैंडल को बनाने में? देखिए, इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। उसमें होता ये है कि आप यानी बहुत स्लो आग के ऊपर मोम मेल्ट करते हैं, क्योंकि आप उसको डबल बॉयलर में मेल्ट कर रहे होते हैं, उसका एक खास टेम्परेचर पे लेके आते हैं, फिर आप उसमें परफ्यूम डालते हैं, उसमें सेंट डालते हैं, फिर एक आपको टेम्परेचर पे रख के उसको पोरिंग करनी होती है, पोरिंग करके उसके अंदर थोड़ा सा वो जरा स्टिक होता है तो आप उसमें ये विक डालते हैं। तो ये आप कोई भी कैंडल बनाएं तो उसको 2 से 3 घंटे जरूर लग जाते हैं। तो ये सब कुछ आप खुद करती हैं अकेली? मैं अकेली करती हूँ। मेरे साथ जो मेरे घर में जो हेल्प है, जो लड़कियां होती हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल, वो मुझे हेल्प करती हैं बिकॉज ये हानिया आपको खुद हेल्प नहीं करती हैं, आप उसको ये आके क्रिटिक करके जाती है, ये कम लग रहा है, अच्छा ये हो रहा है। I'm not very crafty. I've never been good with my hands. तो अगर मैं ट्राई भी करूँ तो पूरा घर जल जाएगा। अच्छा, तो आपको इसको साइड पे रखना चाहिए। तो मैं हाथ नहीं लगाती, लेकिन मैं साइड पे खड़े होके देखती रहती हूँ कि इसकी शेप अच्छी बनी है, ये पूरा ड्राई नहीं हुआ। And one of the things that we learned late is a candle's scent doesn't come out properly until 2 or 3 days after it's been made. बहुत अच्छी बात है। तो हफ्सा जो कॉस्ट इस पे लगती है उतनी हो जाती है? नहीं, देखिए इस पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि इसकी हर चीज़ आप इसके कंटेनर से लेके विक से लेके पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये इंडस्ट्री खत्म होगी। बिल्कुल ऐसे कैंडल वाले जो हैं, अगर आप ढूंढने जाएं तो आपको कारीगर नहीं मिलते। बिल्कुल ऐसे। और अफसोस की बात है कि मुझे कारीगर मिला, ही सेड के बाजी मैंने तो ये काम छोड़ दिया हुआ है, मैं अब दरियां बनाता हूँ। अच्छा। और ये मेरा दादा परदादा का कारोबार था, तो अब मैं नहीं ये करता। तो ये है कि इसके कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और जब हम सेंट्स बाहर से मंगवाते हैं तो उसके ऊपर जो एक्साइज लगता है और टैक्सेशन लगता है वो उससे डबल लग रहा होता है। इवन जो हमें विक होती है, जो इसके अंदर जो धागा है, वो भी हमें बाहर से मंगवाना होता है। तो उस लिहाज से कस्टमर पहले रियलाइज नहीं हो रहा होता उन्हें कि व्हाई द प्राइसेस आर सो हाई। There's a lot of haggling. So part of what customer service taught me is patience. People are like, oh, this is so expensive. बिल्कुल, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसके ऊपर कितना एक्सपेंस लग रहा है, कॉस्ट कितनी लग रही है, और तो समझाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जनाब हमारे साथ मौजूद थी हानिया शारिक और हफ्सा शारिक, जिन्होंने हमें बताया कि घर में बैठकर किस तरह वो ये यूनिक सा काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिजाइन लेकर आ रही हैं कैंडल्स के। तो जनाब यहाँ पर हमारा और आपका वक्त खत्म हुआ है। इनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप दोनों का कि आपने हमें वक्त दिया। जनाब आज जाने की जिद ना करो, ये मैं नहीं कह रही, ये आपने गाना सुनना है। मेरे जाने के बाद ये गाना लगेगा और आपने जरूर सुनना है। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है वो आपको अच्छा लगा होगा। इसका फीडबैक भी हमें जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर जाकर हमारे पेज पर आप हमें बता सकते हैं कि आज आपको क्या अच्छा लगा और कल हम आपके लिए क्या लेकर आ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।